नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का कॉम्बाइंडली, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जीके का टॉप 35 एमसीक्यूज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए, ध्यान रखिए, भक्ति आंदोलन जो है ये दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन जो है वो साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके कई साल बाद ये नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में फैला और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत जो की थी वो अलवर संतों ने की थी। ठीक है, अलवर संतों ने की थी जो कि विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के भक्त थे, मानने वाले थे। ओके, अलवर संत, ये ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कबीर शिष्य थे। देखिए, कबीर शिष्य थे, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर रामानंद के। ठीक है, भक्ति आंदोलन के ही एक भक्त थे यानी कि संत थे जो कि कबीर के गुरु थे। ओके, रामानंद। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, रामानंद के निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य थे? तो वहां आपको ऑप्शन में कबीर दिखेगा, तो वही सही आंसर होगा। और यहाँ पे कबीर किसके शिष्य थे, ठीक है, या शिष्य थे, वो उत्तर हो जाएगा रामानंद। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, वो कौन सा हिंदू संत थे, वो कौन हिंदू संत थे जिनके शिष्य, देखिए ध्यान रखिएगा, जिनके शिष्य जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे आंसर देखिए, नामदेव जो थे ये भी एक ऐसे हिंदू संत थे जिनके शिष्य जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी, ठीक है, जो कि एक संत थे, हिंदू संत थे जिनके शिष्य हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको आंसर कहीं नामदेव और कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर के रूप में चलिए ऑप्शन डी को ले लेते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, भारतीय संविधान का 73rd, ओके, 73rd यानी कि 73वां संशोधन या संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान में 73rd संविधान संशोधन जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसे पास किया गया था 1992 पे, ध्यान रखिएगा, इसे पास किया गया था 1992 पे और ये लागू हुआ था 1993 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्ट जो है 1992 का है और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जो है, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक या संवैधानिक जो है रूप दिया गया था। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, पंचायती राज का आयोजन किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 टियर की है, त्रिस्तरीय है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे, यानी कि 3 जो स्तर है वो है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो, पंचायती राज का जो जनक माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जो है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता जी को। ठीक है, बलवंत राय मेहता। ओके,
तो बलवंत राय मेहता जी को जो कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का जनक भारत में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा विकसित की? तो दोस्तों देखिए, मानव विकास सूचकांक जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है, HDI, तो इसकी जो अवधारणा है ये किनके द्वारा विकसित की गई? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महबूब उल हक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महबूब उल हक जो थे वो एक पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के निवासी हैं और पाकिस्तान के एक फेमस जो है इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट थे। ओके, इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे और इनके द्वारा ही HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका अवधारणा विकसित किया गया था। और वो जो साल था वो था 1990, 1990। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में NRI यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ठीक है, यानी कि प्रवासीय भारतीय, जो प्रवासीय भारतीय हैं, तो NRI डे यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे या प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है भारत में, ठीक है, वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे। तो इसमें दोस्तों एक छोटा सा हिस्ट्री है जो इस दिवस को मनाया जाता है इंडिया में। देखिए, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा महात्मा गांधी जो थे ये दक्षिण भारत से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो है 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को 1915 को ये भारत आए थे। ओके, और इनको भारत बुलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। महात्मा गांधी का जो राजनैतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ध्यान रखिएगा। और साउथ अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसी दिवस भारत सरकार द्वारा जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे इंडिया में। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह है इसमें बहुत सारे जगहों में इस विद्रोह को देखा गया भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में। तो लखनऊ में इसका नेतृत्व जो किया गया था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेगम हजरत महल द्वारा, ठीक है, बेगम हजरत महल जो कि अवध की, ठीक है, जो कि अवध की रानी थी। और ये वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, ध्यान रखिएगा, नवाब वाजिद अली शाह की सेकंड वाइफ थी। ओके, सेकंड वाइफ थी। तो नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने जो है अवध में अवध का जो है शासन भार अपने हाथों लिया। और जिस टाइम 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम उन्होंने बेगम हजरत महल जो है उन्होंने लखनऊ में नेतृत्व दिया। ओके, और ध्यान रखिएगा नाना साहेब जो थे ये कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व, कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। और नाना साहेब के जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपी जो कि कानपुर में ही एक्टिव थे। ओके, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी पे एक्टिव थी, ठीक है, ये झांसी पे विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यह बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट गुफाएं एक साथ मौजूद है, यानी कि किस जगह? देखिए बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट गुफाएं, ठीक है, गुफाएं मौजूद है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एलोरा में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एलोरा का जो मंदिर है, ठीक है, एलोरा का जो टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा
वो बनाया गया था राष्ट्रकूट किंग, ठीक है, राष्ट्रकूटा किंग, यानी कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो राजा थे वो कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था एलोरा का जो मंदिर है। और ध्यान रखिएगा ये बनाया गया था 600 एडी से 1000, ठीक है, एडी के बीच के टाइम पीरियड में। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छी तरीके से इसे याद रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो ध्यान रखिएगा मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ओके, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हमारे इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो बनाया जाता है हमारे इंडिया में वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ओके, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए 21 मार्च का जो डेट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। देखिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 23 अगस्त का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है ये 23 अगस्त का दिन? ध्यान रखिएगा नेशनल स्पेस डे हमारे भारत में जो है, ठीक है, नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे। तो दोस्तों नेशनल स्पेस डे के रूप में जो मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, मिशन चंद्रयान 3 जो था भारत का, माने यानी कि इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ था, यानी कि चंद्रमा पर जो है रोवर और लैंडर और रोवर जो है 23 अगस्त को ही उतरा था सक्सेसफुली। तो इसी दिन इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन वितरण से संबंधित सभी निर्णय डैश द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय योजनाओं के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार जो है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो है निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, यानी कि केंद्रीय योजनाओं के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय योजना प्राधिकरण के द्वारा ये निर्णय जो है लिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, हिमालय का निर्माण किसके कारण हुआ? तो दोस्तों हिमालय का जो निर्माण हुआ वो तेथिस नामक भू सिंक्लाइन का वलन के कारण। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 13 सुनामी है। देखिए सुनामी क्या है? देखिए सुनामी जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों सुनामी जो है वो क्या है? एक समुद्री भूकंप है या समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट से उत्पन्न एक बड़ी समुद्री लहर। ओके, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए, उष्मा के सबसे अच्छे और सबसे खराब चालक क्रमश कौन से हैं? देखिए, उष्मा के सबसे अच्छे और सबसे खराब चालक जो है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे अच्छा जो चालक है उष्मा का वो है चांदी यानी कि सिल्वर, और सबसे खराब जो है चालक वो है सीसा यानी कि लेड। ओके, लेड, और ये हो जाएगा आपका सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर। ओके, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर जो है सिर्फ उष्मा का ही नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि विद्युत का भी अच्छा एक चालक है, ठीक है। तो सबसे अच्छा चालक है, अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए
वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए, वायरलेस टेलीग्राफी के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मार्कोनी को। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, मैंने देने की शुरुआत हुई थी 1901 में, ठीक है, 1901 में। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 कैटेगरी पे दिया जाता है, 6 फील्ड में। क्या क्या है वो देखिए, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक मेडिसिन, एक लिटरेचर, एक है इकोनॉमिक्स और एक है पीस में, यानी कि शांति के लिए। ओके, 6 कैटेगरी में ये दिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडियन रूपी में, ठीक है, इंडियन रूपी में जो नोबेल प्राइज का जो नोबेल प्राइज का जो रूपी है जो दिया जाता है, जो पैसा जो दिया जाता है वो ध्यान रखिएगा इंडियन मनी में 1.8 करोड़ है, ठीक है, 1.8 करोड़ है। और कभी कभार इन क्षेत्रों में एक से ज्यादा व्यक्ति को दिया जाता है ये प्राइज, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस रुपया को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन सभी प्राप्तकर्ताओं में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार के कितना बराबर है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, चंद्रमा पर, देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का अगर भार 6 केजी है, 6 किलो है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा पर जो है इसका भार हो जाता है 1 केजी, यानी कि घट जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बाहरी जो ठोस है, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि पपड़ी या तो पृष्ठ। देखिए, सबसे जो नीचे का पार्ट है जो वो है कोर, ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे का जो पार्ट है वो है कोर, और उससे थोड़ा जो ऊपर का पार्ट है ये दोस्तों क्या है मेंटल, और सबसे ऊपर में जो है वो होता है क्रस्ट। यानी कि सबसे नीचे होता है देखिए कोर, उससे थोड़ा ऊपर होता है मेंटल, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है क्रस्ट। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग जो है वो है क्रस्ट, जिसे पृथ्वी पृष्ठ भी कहा जाता है, पपड़ी भी कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नदी डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है। देखिए दोस्तों, नदी डेल्टा का जो निर्माण होती है वो निक्षेप प्रक्रिया से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसे डिपोजिशन कहा जाता है, ठीक है, जिसे डिपोजिशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में और 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका हो गया नंबर 1 घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और एक जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है नंबर 2, हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 जो है वो है इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। और दोस्तों नंबर 3 जो है वो है कांगेर वैली नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। ओके, कांगेर वैली, कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे और 2 नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिया, एक इंद्रावती नेशनल पार्क और एक कांगेर इंद्रावती और एक कांगेर वैली, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और एक यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 3 तरफ पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए 3 तरफ पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को प्रायद्वीप कहा जाता है, जो कि हमारे इंडिया में इसका उदाहरण मौजूद है। देखिए ये हमारा इंडिया का समझ लीजिए मैप है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है। चलिए उतना अच्छा नहीं हुआ, मैं दोबारा इसे दिखा देता हूं आपको। देखिए ये देखिए, देखिए ये हमारा इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से है। तो देखिएगा ये हिस्सा जो है इंडिया का, देखिए यहाँ पे 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी,
और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन यानी कि भारत महासागर। तो ये तीन तरफ जो है पानी से घिरा हुआ भारत का ये हिस्सा है जिसे हम लोग जानते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 खादर डैश है। देखिए दोस्तों, खादर क्या है? खादर दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है इंग्लिश में। न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और दोस्तों ये सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, उर्वर होता है, और इसमें धान, गेहूं इत्यादि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फसल जो है उगाए जाते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन में पूछता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है भांगर। ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है भांगर। और ये जो है उतना फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी के लिए उतना ज्यादा फर्टाइल ये नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए, डैश एक प्रकार की वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। देखिए, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ये किस प्रकार की वस्तु है दोस्तों? उस वस्तु को गिफन गुड कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए 23 क्या कह रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय मांग के बीच किस प्रकार का संबंध है? देखिए दोस्तों, सामान्य अगर कोई वस्तु के मामले में अगर हम लोग कहें तो देखिए, अगर हमारा आय यानी कि इनकम अगर हमारा बढ़ता है तो निस्संदेह क्या होगा बोलिए तो डिमांड भी बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा। और दोस्तों इनकम अगर हमारा घटता है तो डेफिनेटली हमारा डिमांड यानी कि मांग भी घटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे कह रहा है देखिए, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। यानी कि आय और मांग का सामान्य वस्तु के मामले में क्या है दोस्तों? एक सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है। ओके, तो डायरेक्ट रिलेशन रहता है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिड डे मील योजना लागू की? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो मंत्रालय है जिसने मिड डे मील योजना लागू की, वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिड डे मील जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1995 में। ओके, ठीक है, इसे पीएम पोषण भी कहा जाता है। मिड डे मील को स्टार्ट हुआ था जब ये तब, लेकिन एट प्रेजेंट इसे मिड डे मील कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु स्टेट में इसे पहले लागू किया गया था। तमिलनाडु में, कहा? तमिलनाडु में, इसे तमिलनाडु स्टेट में जो है पहले लागू किया गया था मिड डे मील को। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 25, कंप्यूटर के मस्तिष्क का नाम है। देखिए, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, सीपीयू को। सीपीयू को, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट काफी बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 26, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है? दोस्तों हम लोग कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं तो वो हम देख पाते हैं मॉनिटर पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल का नियम। ओके, जूल का नियम जो है तापीय प्रभाव से संबंधित है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट पे, ठीक है, एसआई यूनिट के हिसाब से जो है एनर्जी और वर्क का, ओके, एनर्जी और जो है वर्क, एनर्जी और वर्क का जो है
ऐसा यूनिट है दोस्तों जूल। ओके ओके, ऐसा यूनिट को जूल कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो मानव अधिकार से संबंधित है। ओके, मानव अधिकार से। और दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल को एस्टैब्लिश किया गया था, इसे इसे बनाया गया था 1961 पे। और इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है, वो भी ध्यान रखिएगा, हेड क्वार्टर जो मुख्यालय है ये है लंदन पे। ओके, ये है लंदन पे, जो कि यूके में, ओके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए 29, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP, ठीक है, WFP जिसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है ये है रोम पे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, रविंद्र संगीत लोकगीति का एक संग्रह है, जो लोकगीति का एक संग्रह है, गीतों का एक संग्रह है जो कि एक राज्य के त्योहार और अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते हैं। तो वो राज्य कौन सा है? दोस्तों नॉन अदर देन जो पश्चिम बंगाल है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हॉर्नबिल, देखिए हॉर्नबिल महोत्सव यानी कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नागालैंड पे। ओके, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की एक महोत्सव है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए दोस्तों, समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लिखी गई थी स्टीफन हॉकिंग, एक महान वैज्ञानिक थे। ओके, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इस किताब में जो है बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये किताब जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1988 पे। ओके, 1988 पे इस किताब को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। और स्टीफन हॉकिंस जो है ये एक ब्रिटिश ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ओके, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए दोस्तों, भारत के जो पहला चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। और ध्यान रखिएगा एट प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंटली जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? प्रेजेंटली मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ओके, राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार जी जो है वो एट प्रेजेंट भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चलिए 34 देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए, प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो है जी शंकर कुरप। ध्यान रखिएगा, जी शंकर कुरप एक फेमस मलयालम राइटर थे और इन्हें 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1965 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनों भारत को किस देश से जोड़ती है? मतलब निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से। ओके, भारत और बांग्लादेश के बीच में ही मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन चलती है। और दोस्तों ये था हमारा 35 एमसीक्यूज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस, इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, हम इस चैनल के साथ जुड़ना होगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।